अध्याय 16 शिष्य। बुजुर्ग की आंखों के नीचे वांग लिन को लगा जैसे वह पारदर्शी था और बुजुर्ग सब कुछ देख सकता था। बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाई। उन्हें वांग लिन में कुछ भी असामान्य नहीं मिला। फिर पूछा, वांग लिन तुम कब वापस आए? उस एक झलक से वांग लिन का दिल अभी भी धड़क रहा था। उसने जल्दी से जवाब दिया, यह शिष्य कल देर रात वापस आया। आज सुबह जब मैं अपने दैनिक काम करने गया तो भाई लियू ने मुझे बताया कि बुजुर्ग मुझे ढूंढ रहे थे। एल्डरसन का चेहरा उदासी से भरा था। बिना एक शब्द कहे उन्होंने वांग लिन को पकड़ा। एक कदम के साथ वे वांग लिन के कमरे की ओर एक इंद्रधनुषी बादल में गायब हो गए। गति बहुत तेज थी। वांग लिन को लगा जैसे उसका दम घुट रहा है, लेकिन सौभाग्य से यात्रा बहुत छोटी थी। जब वे वांग लिन के कमरे में पहुंचे तो एल्डरसन ने वांग लिन को एक तरफ फेंक दिया और अपनी दिव्य चेतना डिवाइन सेंस से कमरे को जांचा। यह क्या है? एल्डरसन वांग लिन के बिस्तर के पास चले गए और लौकी मिली जिसका उपयोग वांग लिन झरने का पानी रखने के लिए करता था। वांग लिन सतह पर शांत दिख रहा था, लेकिन उसका दिल धड़क गया और उसने जल्दी से कहने के लिए सही शब्दों को खोजने की कोशिश की। एल्डरसन ने लंबे समय तक इसका अध्ययन किया। फिर वह वांग लिन की ओर मुड़े और पूछा, वांग लिन तुमने इस लौकी में क्या रखा था? वांग लिन ने नासमझ बनने की कोशिश की और कहा, बुजुर्ग, यह लौकी पहाड़ से झरने के पानी से भरी हुई है। यह झरने का पानी वास्तव में अद्भुत है। हर बार जब मैं थक जाता हूँ तो मुझे बस थोड़ा सा पीना होता है और मैं तुरंत ताज़ा महसूस करता हूँ। जब मैं छोटा था मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि अमर लोग जो कुछ भी उपयोग करते हैं वह अच्छा होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झरने का पानी भी इतना अद्भुत होगा। बुजुर्ग, अगर आपको यह झरने का पानी चाहिए तो आपूर्ति घर में इसके 10 हंडे भरे हुए हैं। उनमें से हर एक हंडा एक घर के आकार का है। वह सारा पानी मेरे द्वारा लाया गया था। एल्डरसन ने लौकी खोली और उसे सूंघा। अचानक उनकी अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने उत्सुकता से कहा, तुमसे झरने के पानी के बारे में किसने पूछा? जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हें यह लौकी कहाँ मिली। वांग लिन हक्का बक्का रह गया। उसने मासूमियत से पूछा, बुजुर्ग, लौकी में क्या गड़बड़ी है? जब मैं पानी लाने गया तो मैंने इसे नदी में तैरते देखा। मुझे लगा कि यह काफी अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने इसे पानी से निकाल लिया। एल्डरसन ने अपनी आंखें संकीर्ण की और वांग लिन को एक गहरी नजर दी। उन्होंने लौकी को छुआ और सोचा, इस लौकी के अंदर बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा है। अगर एक नश्वर ने इस लौकी में रखे पानी को पिया जबकि वे आध्यात्मिक ऊर्जा का ज्यादा अवशोषण नहीं कर पाएंगे, फिर भी यह उन्हें ताज़ा कर देगा। वह झूठ बोलता नहीं लगता। यह लौकी उसके लिए पूरी तरह से बेकार है। अगर इसका इस्तेमाल अमर गोलियां बनाने के लिए किया जाता तो प्रभाव अच्छा होना चाहिए। नीली घास और बैंगनी रात के फूल की मृत्यु का लौकी से कुछ लेना देना होने की उच्च संभावना थी। शायद वे प्राकृतिक शत्रु थे। आगे के परीक्षण के बिना यह मामला निश्चित नहीं हो सकता। वहां अपने विचारों को रोकते हुए उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और सावधानी से लौकी को देखा। उन्होंने भौहें चढ़ाई और ठंडी नजर से वांग लिन को घूरा। वांग लिन, तुम सच में साहसी हो। तुमने एक बुजुर्ग से झूठ बोलने की हिम्मत की। लगता है तुम अब हेंग यूए संप्रदाय में नहीं रहना चाहते। वांग लिन ने एक परेशान चेहरा दिखाया। उसने जल्दी से जवाब दिया, बुजुर्ग, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपूर्ति घर में वास्तव में 10 हंडे झरने का पानी भरा हुआ है। वांग लिन को अपनी बात खत्म करने दिए बिना एल्डरसन ने एक क्रोधित हंसी निकाली और कहा,
तुम अभी भी मेरे साथ मासूम बनने का नाटक कर रहे हो? मैं तुमसे लौकी के बारे में पूछ रहा था। यह लौकी ऐसी लगती है कि इसे अभी हाल ही में इसकी बेल से तोड़ा गया है। वांग लिन, मैं तुम्हें आखिरी मौका दूंगा यह बताने का कि तुम्हें यह लौकी कहाँ मिली, नहीं तो मैं तुम्हें आज हेंग युए संप्रदाय से बाहर निकाल दूंगा। वांग लिन के चेहरे पर एक क्रोधित अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसकी अभिव्यक्ति ने लड़ने की इच्छा दिखाई और चिल्लाया, तो क्या हुआ अगर मुझे बाहर निकाल दिया गया? यहाँ हेंग युए संप्रदाय में मैंने सिर्फ उन 10 हंडों को भरने के लिए पानी लाने का काम किया है। कई बार मुझे खाने से पहले 1 सप्ताह से ज्यादा रुकना पड़ा। अगर मेरी माँ ने मुझे शकरकंद नहीं दिए होते तो मैं पहले ही भूख से मर गया होता। यह खेती नहीं है, यह सिर्फ यातना है। मैंने उस लौकी को नदी से निकालने में बहुत प्रयास खर्च किया। अगर आपको यह चाहिए तो बस ले लो। मुझे झूठा क्यों कह रहे हो? लौकी में अभी भी अपनी बेल होने से मेरा क्या लेना देना है? हो सकता है कि किसी ने इसे बेल से तोड़कर पानी में फेंक दिया हो। आप मुझसे सवाल करते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में किससे पूछने जा रहा हूँ? एल्डरसन ने बचे हुए शकरकंद को देखा, फिर लौकी को देखा। उन्होंने थोड़ा सोचा और सोचा, जबकि मुझे यह लौकी चाहिए, एक मानद शिष्य के खजाने को चुराना और फिर उसे भगा देना बहुत शर्मनाक होगा। अगर इस खबर फैल गई तो बुरा होगा। मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी, और अगर संप्रदाय में अन्य लोगों को इस लौकी के बारे में पता चला तो मैं उन्हें इसे लेने से रोक नहीं पाऊंगा। यह बच्चा अभी भी मुझसे झूठ बोल रहा है। इस तरह की और लौकी होनी चाहिए। अगर मैं उन सभी को प्राप्त कर सकता हूं तो मेरी गोली बनाने की क्षमता एक और स्तर ऊपर चली जाएगी। यह सोचते हुए उन्होंने अचानक एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति में बदल दिया और चिल्लाया, तुमने सच में कठिनाई झेली है, बच्चे। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पूरे 1 सप्ताह तक खाने को नहीं मिला। अब जब मुझे इस मुद्दे के बारे में पता चला है तो मैं इससे निपटूंगा। यहाँ तक कि मानद शिष्य भी अभी भी हेंग युए संप्रदाय के शिष्य हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने देखा कि वांग लिन अभी भी नाराज था। वह मन ही मन ठंडा हंसा, लेकिन दयालुता से कहा, वांग लिन, मुझे यह लौकी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ठीक से व्यवहार करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे सहायक बनना चाहते हो? वांग लिन ने बड़बड़ाया, मैं नहीं चाहता। सहायक एक सेवक के समान है। अगर मेरे पिताजी को पता चला कि मैं एक सेवक बन गया हूं तो वह मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। एल्डरसन का गुस्सा लगभग भड़क गया। वह वांग लिन के पिता के करने से पहले उसे पीट पीट कर मारना चाहता था। हालांकि वह दूसरी पीढ़ी के सबसे नीचे था। अगर उसने कहा कि वह संप्रदाय में एक सहायक की तलाश कर रहा है तो सभी मानद शिष्य पद के लिए दौड़ पड़ेंगे। अपना गुस्सा निगलते हुए उन्होंने चिल्लाया, ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। मैं अभी कुलपति को बताने जा रहा हूं। तुम अपनी चीजें पैक करो, फिर मेरे बगीचे में मेरा इंतजार करने आना। अपनी बात खत्म करने के बाद वह वांग लिन के कमरे से बाहर निकल गए। एक कदम के साथ एक बादल दिखाई दिया क्योंकि वह सीधे कुलपति की ओर चले गए। जब वह चला गया तो वांग लिन की अभिव्यक्ति अंधेरी हो गई। उसने मन ही मन खिल्ली उड़ाई, इस बूढ़े आदमी के छिपे हुए इरादे हैं। सतह पर उसने मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ और लौकी चाहता है। वांग लिन ने थोड़ी देर इस पर विचार किया, फिर हंसा। उसे सिर्फ कुछ लौकी चाहिए थी। पहाड़ में बहुत सारी लौकी थीं। उसे बस मनके के साथ कुछ पानी में भिगोना था। अब जब आंतरिक शिष्य बनने का एक अवसर था तो उसे ठीक से खेती करने के लिए इस अवसर को पकड़ना होगा। इसके बारे में सोचने के बाद
वह बहुत उत्साहित हो गया। उसने अपनी चीजें पैक की और झांगहू के लिए बहुत सारे शकरकंद छोड़ दिए। फिर वह एल्डर सन के आंगन की ओर चलने लगा। इस बार उसने अपने आगमन की घोषणा नहीं की और सीधे आंगन में चला गया। सफेद कपड़े वाला युवक जो एक पेड़ के ऊपर बैठा था ने उसे नहीं रोका। उसे पहले ही खबर मिल चुकी थी कि एल्डर सन ने वांग लिन को एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। युवक हंसा, खुद से कह रहा था, एक कचरा गुरु ने एक कचरा शिष्य को स्वीकार किया। यह बहुत उपयुक्त है। अध्याय 17 खेती। बगीचे में थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एल्डर सन अंधेरे भाव के साथ वापस आए। उनका चेहरा गुस्से से भरा था। इससे पहले जब उन्होंने कुलपति से इस मामले के बारे में बात की तो उनके कुछ प्रशिक्षु भाइयों ने उनका उपहास किया था। उन्होंने सोचा, इंतजार करो जब तक मैं सभी लौकी प्राप्त नहीं कर लेता और एक अमर गोली नहीं बना लेता जो मेरी खेती को बहुत बढ़ा देगी। तब देखते हैं कि कौन हंसेगा। बगीचे में प्रवेश करने के बाद एल्डर सन ने वांग लिन को देखा और हंसते हुए कहा, वांग लिन, आज से तुम मेरे सन दाजू के शिष्य हो। तुम्हें अपने गुरु के नाम को बदनाम न करने के लिए ठीक से खेती करनी चाहिए। उन्होंने एक छोटी थैली फेंकी और कहा, यह आंतरिक शिष्य की पहचान है। यह एक धारण करने वाली थैली बैग ऑफ होल्डिंग के रूप में भी काम करती है। इसमें बहुत सी चीजें रखी जा सकती हैं। तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी खेती की विधि के निर्देश अंदर रखे हुए हैं। खुद ही देख लो। वांग लिन ने जल्दी से उसे उठा लिया। वह बहुत उत्साहित था और उसका मन अपने माता पिता की अपेक्षाओं के विचारों से भरा हुआ था। इस बार उसने दिल से सन दाजू को गुरु कहा। सन दाजू ने हम की आवाज के साथ जवाब दिया। उन्होंने अपनी नजर हटाई और कहा, अब से तुम पीछे के कमरे में रहोगे। तुम मेरी अनुमति के बिना बाहर नहीं जा सकते। इस बयान के साथ उन्होंने एक कंकड़ उठाया और उसे अपने पीछे बगीचे के गेट पर फेंक दिया। जब कंकड़ गेट से टकराया तो सिर्फ एक बैंगनी रोशनी थी और वह बारीक पाउडर में टूट गया। इस प्रदर्शन के बाद सन दाजू ने वांग लिन को एक ठंडी नजर दी और अपने कमरे में चले गए। वांग लिन की आंख की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह भयभीत था। उसने अपनी धारण करने वाली थैली पकड़ी और अपने कमरे में प्रवेश किया। कमरा छोटा था और इसमें सिर्फ एक बिस्तर था। वांग लिन ने परवाह नहीं की। वह बिस्तर पर बैठा और धारण करने वाली थैली की जांच की। छोटी स्लेटी थैली उतनी खास नहीं लग रही थी। वांग लिन ने थैली को जमीन पर उल्टा कर दिया और कई चीजें बाहर गिर गईं। लाल कपड़े का एक सेट और एक छोटी पुस्तिका थी। वांग लिन का चेहरा चमक उठा। उसने छोटी पुस्तिका उठाई और उत्साह से उसे खोला। पहले पृष्ठ पर लिखा था, क्यूई संघनन के 3 चरण, 3 स्टेजेस ऑफ क्यूआई कॉन्डेंसेशन। उसने दीपक की रोशनी का उपयोग करके आधी रात तक पढ़ा। उसने किताब बंद कर दी और महसूस किया कि उसे खेती के बारे में थोड़ी और समझ हो गई है। इस पुस्तिका में क्यूई को केंद्रित करने के 3 चरण शामिल थे, जिन्हें सबसे बुनियादी चरण माना जाता था। पुस्तिका में यह उल्लेख किया गया था कि क्यूई संघनन के कुल 15 चरण थे। सिर्फ तीसरे चरण तक पहुंचने के बाद ही बाद के चरणों के लिए विधि तक पहुंच प्राप्त की जा सकती थी। तथाकथित क्यूई संघनन शरीर को बदलने और भविष्य के लिए एक नींव बनाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना था। यह किसी की प्राकृतिक प्रतिभा कितनी अच्छी थी, इसका भी एक परीक्षण था। जो जितना ज्यादा प्रतिभाशाली होता था, वह उतनी ही तेजी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित कर सकता था। स्वाभाविक रूप से उनकी खेती की गति तेज होगी। हालांकि अगर किसी की प्रतिभा औसत थी
तो शायद वे अपने जीवनकाल में कभी भी तीसरी परत तक नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ तो पहली परत तक भी नहीं पहुंच पाते थे। क्यूई संघनन के 3 चरण की पुस्तिका वांग लिन का खजाना बन गई। उसने तुरंत अपने दिमाग में पहले 3 परतों की विधि को याद कर लिया। वह आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठ गया और पुस्तिका में बताए गए एक लंबी 3 छोटी विधि से सांस लेना शुरू कर दिया। एक लंबी का मतलब था एक गहरी सांस लेना, जबकि 3 छोटी का मतलब था 3 छोटी सांसें लेना जो एक सामान्य सांस की 1/3 लंबाई की थीं। इस असामान्य सांस लेने की विधि का उपयोग करने से व्यक्ति को अपने शरीर में तेजी से आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित करने की अनुमति मिलती है। पुस्तिका में संकेत दिया गया था कि पहली बार जब कोई सांस लेने की तकनीक का अभ्यास करता है तो उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे उनके शरीर के अंदर चींटियां रेंग रही हैं। यह शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवेश के कारण होता था। पुस्तिका में कहा गया था कि घबराना नहीं है, बस आराम करो और खुद को कुछ नहीं बनने की कल्पना करो, फिर स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हो जाओ। काफी देर बाद वांग लिन ने निराशा से पाया कि न केवल उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, बल्कि इस असामान्य सांस लेने के कारण उसकी सांस फूल गई थी। वांग लिन ने आह भरी। वह जानता था कि यहाँ के अधिकांश शिष्यों में बहुत प्रतिभा थी और यह पुस्तिका उनके लिए लिखी गई थी। उसकी प्रतिभा सिर्फ औसत थी। वह उनसे कैसे मुकाबला कर सकता था? लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ। कुछ सांसें लेने के बाद उसने सांस लेने की तकनीक जारी रखी। रात धीरे धीरे गुजरी। सुबह होने तक वांग लिन अभी भी अपने शरीर में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस नहीं कर पाया था। वह पूरी रात नहीं सोने के कारण चक्कर खा रहा था क्योंकि वह उठा और बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला। बाहर एक हल्की हवा चल रही थी जिसमें दवा की खुशबू थी। उसने कुछ गहरी सांसें लीं, लेकिन अपनी थकान से छुटकारा नहीं पा सका। उसे झरने के पानी से भरी लौकी की याद आई। अगर वह उस झरने का कुछ पानी पी सकता तो वह इतना थका नहीं होता। लेकिन अभी जल्दबाजी करने का समय नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि उसने पत्थर का मनका और लौकी कहाँ छिपाई थी। उसने एक एकांत स्थान खोजने के लिए लगभग आधा पहाड़ खोजा था। भले ही वे गलती से उस स्थान पर आ गए, फिर भी उन्हें उसका खजाना नहीं मिलेगा। वह एक चट्टान मिलने तक जड़ी बूटी के बगीचे में टहलते हुए गया। वांग लिन चट्टान पर बैठ गया और खेती करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे चींटियां उसके शरीर में रेंग रही हैं। वह हक्का बक्का रह गया। जैसे ही वह जारी रखने वाला था, उसके शिक्षक ने चिल्लाया, वांग लिन, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से बाहर आओ। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, कभी भी जड़ी बूटी के बगीचे में खेती मत करना। वांग लिन ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि सन दाझू उदासी से उसे घूर रहे हैं। वह चुपचाप उठा और जड़ी बूटी के बगीचे से बाहर निकल गया। सन दाझू ने ठंडा सांस ली, तुम सच में अच्छी जगह ढूंढना जानते हो। मैं यहाँ अपनी जड़ी बूटियां उगा रहा हूँ क्योंकि इस बगीचे में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा है और तुम आते हो और इसे चूस लेते हो। अगर इनमें से कोई भी जड़ी बूटी इसके कारण मर जाती है तो हमारे जीवन भी उनकी भरपाई नहीं कर सकते। वांग लिन ने सन दाझू को घूरकर देखा और सम्मानपूर्वक कहा, शिष्य को बेहतर पता नहीं था। शिष्य फिर कभी यहाँ खेती नहीं करेगा। सन दाझू की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। फिर उन्होंने जोड़ा, हालांकि अगर तुम मुझे एक और लौकी ढूंढ कर दे सकते हो तो जबकि मैं तुम्हें जड़ी बूटी के बगीचे में खेती नहीं करने दे सकता, मैं तुम्हें एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन दे सकता हूँ। इसके साथ तुम्हारा क्यूई संघनन बहुत आसान होगा। वांग लिन ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके चेहरे पर उपहास का भाव झलक उठा। फिर उसने कहा,
शिष्य पहाड़ों में झरने की फिर से जांच कर सकता है। अगर मेरा भाग्य अच्छा रहा तो मुझे एक और मिल सकता है। संदाजू ने थोड़ा विचार किया और कहा, तुम जाओ और देखो। याद रखना, अगर तुम मेरे लिए एक और लौकी वापस लाते हो तो मैं तुम्हें एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन इनाम दूंगा। वांग लिन ने संदाजू को देखा और पूछा, क्या गुरु जो कह रहे हैं वह सच है? अगर मैं एक लौकी वापस लाता हूं तो आप मुझे एक स्पिरिट स्टोन देंगे। संदाजू के चेहरे पर एक खुशहाल भाव था क्योंकि उन्होंने कहा, हाँ, जब तक मुझे एक लौकी मिलती है मैं तुम्हें एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन दूंगा। वांग लिन ने चुपके से खिल्ली उड़ाई, लेकिन सतह पर उसने सम्मानपूर्वक जवाब में सिर हिलाया। संदाजू के दाहिने हाथ ने एक मुहर बनाई और उन्होंने कुछ शब्द बड़बड़ाए, फिर उन्होंने अपनी बाह फेंकी और गेट खुल गया। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहला और कहा, आगे बढ़ो। अभी निकल जाओ और जल्दी वापस आना। अध्याय 18 लौकी। वांग लिन बिना कुछ कहे बगीचे से बाहर निकला। उसकी लाल वर्दी ने मानद शिष्यों का बहुत ध्यान खींचा। उनके चेहरे ईर्ष्या से भरे थे। हालांकि जब उन्होंने करीब से देखा और देखा कि कौन इसे पहने हुए था तो उनकी अभिव्यक्ति तुरंत अजीब हो गई और भी ज्यादा ईर्ष्यालु हो गए। तो पता चला कि आंतरिक शिष्य बनने वाला वह था। वह आत्महत्या करने की कोशिश करके मानद शिष्य बना। इस बार उसने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया होगा? पूछने की जरूरत है क्या? मैं कहता हूं कि उसने बुजुर्ग का पक्ष पाने के लिए जरूर कुछ गंदी हरकतें की होंगी। उस तरह का व्यक्ति पूरी तरह से बेशर्म होता है। हाँ, बस उस मूर्ख चेहरे को देखो। भले ही वह आंतरिक शिष्य बन गया, वह अभी भी सबसे नीचे ही रहेगा। खेती इतनी आसान कैसे हो सकती है? वह कचरा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आंतरिक शिष्य बन जाता है, हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। कचरा कचरा होता है और वे कहीं भी जाएं, उन्हें नीचा ही देखा जाएगा। धिक्कार है। मैं 4 साल से मानद शिष्य हूं और मैंने उसके जितना बेशर्म किसी को नहीं देखा। बुजुर्ग ने उसे क्यों चुना? मैं हर तरह से उससे बेहतर हूं। तुम सिर्फ 4 साल से यहाँ हो। मैं 12 साल से यहाँ हूँ, लेकिन अपनी खुद की क्षमता पर भरोसा किया। देखो वह कितना घमंडी है। आंतरिक शिष्य लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो चलो इंतजार करते हैं और शो देखते हैं। वे सभी शब्द वांग लिन ने सुने। उसने अपनी आंखों में एक ठंडी नजर से सभी को जांचा। वह अभी पर्याप्त मजबूत नहीं था, लेकिन उसने भविष्य में निश्चित रूप से बदला लेने की कसम खाई। थोड़ी देर बाद वह पूर्वी गेट पर पहुंचा। वह छोटी सड़क पर दौड़ा जब तक कि वह झरने तक नहीं पहुंच गया। उसने खुद को ताज़ा करने के लिए ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया, फिर कुछ घूंट पिए और बैठ गया और सोचना शुरू कर दिया। एल्डरसन पास के एक पेड़ पर बैठे थे, गाली दे रहे थे, यह छोटा हरामजादा। उसने कहा था कि वह एक लौकी ढूंढने जा रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह सच में एक लौकी के तैरकर आने का यहाँ इंतजार कर रहा है। वांग लिन के जाने के बाद एल्डरसन तुरंत उसके पीछे लग गए ताकि यह देख सकें कि वांग लिन को वह लौकी कहाँ मिली थी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग लिन बैठ जाएगा और खेती करना शुरू कर देगा। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके कमरे की तुलना में अधिक घनी थी, लेकिन जड़ी बूटी के बगीचे जितनी घनी नहीं थी। उसकी समझ के आधार पर यह क्यूई संघनन सिर्फ यह था कि किसी के शरीर में कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा थी। हालांकि वह अभी एक बार में थोड़ा सा ही अवशोषित कर सकता था, यह कुछ ऐसा था जिसे समय के साथ ठीक किया जा सकता था। वांग लिन का अनुमान सही था। क्यूई संघनन सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा का शरीर में प्रवेश करना था ताकि भविष्य के लिए एक अच्छी नींव बनाई जा सके।
वांग लिन ने दोपहर तक सांस लेने की तकनीक जारी रखी, फिर उठा और अंगड़ाई ली। उसे अभी भी अपने पूरे शरीर में चींटियों के रेंगने की सनसनी महसूस नहीं हुई थी। वह झरने के पास खड़ा हुआ और सोचा कि एल्डरसन ने उसे बिना किसी कारण के बाहर नहीं जाने दिया होगा। बुजुर्ग जरूर पास में जासूसी कर रहे होंगे। उसने अपने पेट को छुआ और अनौपचारिक रूप से संप्रदाय की ओर वापस चला गया। एल्डरसन गुस्से से भड़क उठे। उन्होंने पूरी सुबह बिना किसी फायदे के व्यर्थ में इंतजार किया था। वह बड़बड़ाए, हरामजादे, यह बूढ़ा आदमी तुम्हारा खेल खेलेगा। अगर तुम एक दिन में सफल नहीं होगे तो मैं 1 महीने तक इंतजार करूंगा। अगर 1 महीना पर्याप्त नहीं है तो मैं बस 1 साल इंतजार करूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे पास एक और लौकी नहीं है। अपनी बात खत्म करने के बाद वह वांग लिन से पहले जड़ी बूटी के बगीचे में पहुंचे। थोड़ी देर बाद वांग लिन अनौपचारिक रूप से वापस अंदर आया। सन दाझू ने अपनी दाढ़ी सहलाई और पूछा, शिष्य, क्या तुम्हें आज सुबह कोई लौकी मिली? वांग लिन ने आह भरी और सिर हिलाया। गुरु शिष्य ने पूरा समय झरने पर इंतजार किया, लेकिन कोई लौकी नहीं मिली। मैं दोपहर में इंतजार करने जाऊंगा, तब शायद मेरा भाग्य अच्छा हो। सन दाझू ने सोचा, तुमने पूरी सुबह ध्यान में आंखें बंद रखीं। भले ही एक लौकी तैरकर आई होती, तुम उसे नहीं देख पाते। लेकिन इसके बजाय उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। वांग लिन, तुम पहले खाना खाओ, फिर दोपहर में जाकर उसकी जांच करो। वांग लिन ने हम की आवाज के साथ जवाब दिया। वह अपने कमरे में गया और देखा कि एक मेज पर मांस और सब्जियों के 4 व्यंजन और यहाँ तक कि सूप भी था जो किसी को भी भूखा कर देगा। उसने नहीं पूछा कि खाना कौन लाया, लेकिन जल्दी से कुछ खाया और यहाँ तक कि सारा सूप भी पी लिया इससे पहले कि वह एक छोटी झपकी लेने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गया। सन दाझू का शरीर एक भूत की तरह दिखाई दिया। उनका चेहरा अंधेरा हो गया क्योंकि उन्होंने सोचा, यह बूढ़ा आदमी संप्रदाय के नियमों का पालन करता है, इसलिए मैं तुम्हारे भोजन में जहर नहीं दूंगा, लेकिन मैं ऐसी दवाएं डाल सकता हूं जो तुम्हारे आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषण में बाधा डालेंगी। तुम्हारी औसत क्षमता और मेरी दवाओं के साथ तुम कभी भी क्यूई संघनन की तीसरी परत को पार नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा मेरे नियंत्रण में रहोगे। 1 घंटे बाद वांग लिन जाग गया। उसने अपने कपड़े सीधे किए और झरने पर वापस चला गया, फिर दोबारा खेती करना शुरू कर दिया। उसने अंधेरा होने तक खेती की इससे पहले कि वह उठा और बिना कुछ कहे पहाड़ में जंगल में चल दिया। सन दाझू, जो पास के एक पेड़ पर बैठे थे, चुपचाप वांग लिन के पीछे चले गए। वांग लिन धीरे धीरे पहाड़ में दाएं और बाएं मुड़ा और रास्ते में बाएं और दाएं देखा। अचानक लौकी से भरी एक बेल पर पहुंचने पर उसकी अभिव्यक्ति खुश हो गई। उसने एक छोटी लौकी चुनी जो अच्छी लग रही थी, फिर जल्दी से चला गया। उसके जाने के बाद सन दाझू बहुत भ्रमित थे। उन्होंने कैसे भी देखा, लौकी बहुत सामान्य लग रही थी। वह अपने साथ कुछ लौकी ले गए और गायब हो गए। वांग लिन ने पहाड़ी सड़क का अनुसरण किया और थोड़ी देर में संप्रदाय में वापस आ गया। उसने अन्य शिष्यों के सभी शब्दों को नजरअंदाज कर दिया। जड़ी बूटी के बगीचे में प्रवेश करने के बाद उसने सन दाझू के उदासी भरे चेहरे को घूरते हुए देखा। वांग लिन ने तुरंत सम्मानपूर्वक लौकी बुजुर्ग को सौंप दी और कहा, गुरु, आज दोपहर मेरा भाग्य काफी अच्छा था। हालांकि मैं झरने में कोई नहीं ढूंढ पाया, मैंने पहाड़ के चारों ओर चला और बहुत सारी लौकी मिली। यह वाली सबसे ज्यादा उस लौकी जैसी लग रही थी जो मेरे पास पहले थी। गुरु, यह कैसी है? सन दाझू लगभग अपना आपा खो बैठे थे, लेकिन इसे निगल लिया और मुश्किल से एक मुस्कान निकालने में कामयाब रहे।
उन्होंने लौकी ली और बिना देखे उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर वांग लिन से शब्द दर शब्द कहा, मुझे जो लौकी चाहिए वह वही है जो पहले की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है। मैं यादृच्छिक लौकी क्यों चाहूंगा? वह अपना आपा नियंत्रित नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने आखिरी कुछ शब्द चिल्लाकर कहे। उन्होंने इस बच्चे का पूरा दिन पीछा करने में बर्बाद कर दिया और उसके द्वारा धोखा दिया गया कि वह कुछ साधारण लौकी चुने और परीक्षण करे। What do you think Wang Lin will do next? अध्याय 19 बाहर निकाल दिया गया। जब उसने उन लौकियों के बारे में सोचा तो वह बस अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सका। वापस जाते समय उसने लौकियों को कैसे भी देखा, वे सामान्य लगीं। उसने यहाँ तक कि उनमें से कुछ को खोखला करके झरने का पानी भरने की कोशिश की। उसके साथी प्रशिक्षु भाई ने उसे देख लिया और उस पर हंसे। वांग लिन ने अपने दिल में खिल्ली उड़ाई, लेकिन सतह पर उसने एक मासूम चेहरा पहना हुआ था जब उसने कहा, मुझे नहीं पता कि आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है। मैंने बस आपको यह कहते सुना कि अगर मैं आपको एक लौकी ला दूं तो आप मुझे एक स्पिरिट स्टोन देंगे। आप मुझे क्यों नहीं समझाते कि आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है? सन दाजू को चक्कर आ गया। उसने वांग लिन को गंभीरता से बहुत देर तक देखा। उन्हें यह संदेह होने लगा कि लौकी वास्तव में अकेली थी और इस गूंगे बच्चे को किस्मत से मिली थी। थोड़ा विचार करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वांग लिन ने जो कहा था वह तर्कसंगत था। क्यूई संघनन की पहली परत तक पहुंचने के बाद ही कोई आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा का पता लगा सकता था। इसके बारे में सोचने के बाद उन्हें अफसोस हुआ कि उन्होंने उसके भोजन में दवा डाल दी थी। इस बच्चे की प्रतिभा पहले से ही खराब थी और अब दवा के साथ उसे क्यूई संघनन की पहली परत तक पहुंचने में कम से कम 30 से 50 साल लगेंगे। सन दाजू ने आह भरी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने झिझकते हुए एक निम्न गुणवत्ता वाला स्पिरिट स्टोन निकाला और उसे वांग लिन की ओर फेंक दिया। यह वादा किया गया निम्न गुणवत्ता वाला स्पिरिट स्टोन है। इसे खेती के लिए लो और जल्दी से क्यूई संघनन की पहली परत तक खेती करो। वांग लिन ने जल्दी से उसे ले लिया और अपना आभार व्यक्त करने के बाद अपने कमरे में वापस चला गया। सन दाजू वहां काफी देर तक खड़े रहे, इससे पहले कि उन्होंने आह भरी और खुद से बड़बड़ाया, यही एकमात्र तरीका है यह देखने का कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं। आत्मा खोज सोल सर्च एक सरल अमर तकनीक थी। जिस व्यक्ति पर इसका इस्तेमाल किया जाता था उसके लिए सबसे बुरा संभावित परिणाम उसकी आत्मा टूटने के कारण मौत होगी। सबसे अच्छा मंदबुद्धि बनना होगा। लेकिन इस आत्मा तकनीक की कमियां भी थीं। कोर फॉर्मेशन चरण तक पहुंचने से पहले यदि किसी नश्वर पर इसका इस्तेमाल किया जाता था तो उपयोगकर्ता को लक्ष्य के समान नुकसान उठाना पड़ता था। अगर कोई कोर फॉर्मेशन चरण में होता तो यह कोई मुद्दा नहीं होता। हालांकि इसका उपयोग जीवन काल में सिर्फ 3 बार ही किया जा सकता था और हर बार इसका उपयोग किया जाता था उपयोगकर्ता खेती का एक स्तर खो देता था। वांग लिन अपने कमरे में पालथी मारकर बैठा। उन्होंने पत्थर को कैसे भी देखा, वह बिल्कुल खास नहीं लग रहा था। हालांकि जब वह उसे पकड़े हुए था तो उसने महसूस किया कि उसका मन बहुत साफ हो गया है। उसने खेती करना शुरू कर दिया। रात गुजर गई। वांग लिन ने आह भरी। उसे अभी भी अपने शरीर में चींटियों के रेंगने की सनसनी महसूस नहीं हुई थी। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई संकेत नहीं था। वह कड़वाहट से मुस्कुराया। उसी क्षण किसी ने दरवाजा धकेलकर खोल दिया। सन दाजू एक अंधेरे भाव के साथ अंदर चले आए। उनके हाथ में काले तरल का एक कटोरा था। इसे पी लो। वांग लिन हक्का बक्का रह गया।
उसने सावधानी से उसे देखा। इसे लेने से पहले उसने पूछा, गुरु यह क्या है? सन दाजू ने वांग लिन की अभिव्यक्ति देखी और क्रोधित हो गए। उन्होंने चिल्लाया, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? अगर यह तुम्हें क्यूई संघनन की पहली परत तक पहुंचने में मदद करने के लिए नहीं होता, तो क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं पूरी रात बिताता और इस दवा को बनाने के लिए कीमती जड़ी बूटियां बर्बाद करता? वांग लिन झिझका और सन दाजू की अशुभ नजर देखी। उसने कटोरा लिया और दवा को गटक लिया। जैसे ही उसने इसे पीना खत्म किया, उसे अपने पेट से एक जलती हुई अनुभूति आई। यह उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसे प्यास लगी। ऐसा लगा जैसे उसे आग में सेका जा रहा हो। उसकी नजर काली हो गई। उसने कटोरा गिरा दिया और ऐसा महसूस किया जैसे वह सोने ही वाला है। जल्दी से खेती करो, मैं तुम्हें अवशोषित करने में मदद करूंगा। सन दाजू ने अनिश्चितता से अपना हाथ वांग लिन की छाती पर रखा। एक शांत अनुभूति वांग लिन के सिर में प्रवेश कर गई, जिससे उसका मन साफ हो गया। उसने जल्दी से खेती करना शुरू कर दिया। सन दाजू ने दुख से फर्श पर पड़े कटोरे को देखा। उन्होंने कुछ शब्द बड़बड़ाए, फिर कुछ निम्न गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन निकाले और उन्हें वांग लिन के चारों ओर रख दिया। उन्होंने सोचा, लड़के, इस बार मैं तुम पर बहुत निवेश कर रहा हूं। भविष्य में तुम मुझे इन सब के लिए बदला देना। थोड़ी देर बाद उसके शरीर में चींटियों के रेंगने की अनुभूति आई। सन दाजू स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि वांग लिन का शरीर दवा से आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनन कर रहा है। उनके चेहरे पर एक खुशहाल अभिव्यक्ति दिखाई दी। ठीक उसी क्षण वांग लिन के शरीर के अंदर एक गंदी क्यूई दिखाई दी और तेजी से संघनित क्यूई को नष्ट कर दिया। सन दाजू का चेहरा कड़वा हो गया। वह जानते थे कि गंदी क्यूई का स्रोत क्यूई तोड़ने वाली घास, क्यूआई शैटरिंग ग्रास, थी जिसे उन्होंने कल वांग लिन के भोजन में डाला था। दवा से सारी आध्यात्मिक ऊर्जा इस्तेमाल होने के बाद भी वांग लिन के शरीर में कोई क्यूई संघनित नहीं हुई थी। सन दाजू ने आह भरी। उन्होंने मिलीजुली भावनाओं के साथ वांग लिन को घूरा। वांग लिन ने अपनी आंखें खोलीं। उसका शरीर हल्का और बहुत आरामदायक महसूस हुआ। वह सन दाजू को धन्यवाद देने ही वाला था कि उसने बुजुर्ग का कड़वा चेहरा देखा। सन दाजू ने बिना कुछ कहे छोड़ दिया। वांग लिन हक्का बक्का रह गया। वह नहीं जानता था कि सन दाजू के साथ क्या हो रहा था। वह बाहर चला गया और चिल्लाया, गुरु, मैं झरने पर जाऊंगा और देखूंगा कि आज मेरा भाग्य कैसा है। सन दाजू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बगीचे का गेट चुपचाप खुल गया। जैसे ही वह बाहर चला गया, सन दाजू अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे, उसके पीछे पीछे चले गए। एक महीना जल्दी से गुजर गया। उस महीने में वांग लिन हर दिन खेती करने के लिए झरने पर गया और सन दाजू हर दिन उसके पीछे गए। वह हर दिन अधिक से अधिक निराश होते गए। पूरे महीने में उन्होंने वांग लिन को उसकी क्यूई को संघनित करने में मदद करने के लिए हर दिन दवाएं दी, लेकिन वे सभी असफल रहीं। सन दाजू का मिजाज बद से बदतर होता गया। सन दाजू ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात देखी वह यह थी कि लौकी में आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे गायब हो गई। सिर्फ एक महीने के बाद लौकी में भरा झरने का पानी सिर्फ झरने के पानी के रूप में बाहर आया। आखिरकार लौकी एक सामान्य लौकी जैसी हो गई। सन दाजू निराश थे। इसका विश्लेषण करने के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि यह एक सामान्य लौकी थी, लेकिन किसी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से चार्ज हो गई थी। यह बच्चा शुद्ध भाग्य से उस पर ठोकर खा गया होगा। इस तरह की और लौकी होने की संभावना बहुत कम थी। वह अधिक से अधिक आश्वस्त हो गए कि यह सही था, जिससे उनके दिल में दर्द हुआ।
इस महीने उन्होंने वांग लिन की जासूसी करने और उसके लिए दवा बनाने के अलावा कुछ नहीं किया था। अब वह सारा प्रयास बर्बाद हो गया था। उन्होंने गुस्से में वांग लिन को बुलाया। उन्होंने उसे डांटा और अपनी आस्तीन की एक लहर के साथ उसे आंगन से बाहर फेंक दिया। हर बार जब वह वांग लिन को देखते थे तो उन्हें गुस्सा आता था। अब वह नजर से ओझल और दिमाग से बाहर था। थोड़ी देर बाद वह उस शिष्य के बारे में पूरी तरह से भूल गए थे। उन्होंने फिर सोचा, भले ही वांग लिन पूरे महीने दवा ले रहा था, फिर भी वांग लिन को क्यूई संघनन की पहली परत तक पहुंचने में 8 से 10 साल लगेंगे, जब तक कि वह दवा लेना जारी नहीं रखता। वांग लिन के साथ आगे क्या होगा, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? अध्याय 20 नौ बादल। वांग लिन भी बहुत खुश था। हालांकि उसे यार्ड से बाहर निकाल दिया गया था और पूरे महीने कई मानद शिष्यों ने उसका उपहास किया था। उसने खेती के बारे में बहुत कुछ सीखा था। उसने सीखा कि 5 चरण थे: क्यूई संघनन, क्यूआई कॉन्डेंसेशन, नींव स्थापना, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, कोर फॉर्मेशन, नवजात आत्मा, नैसेंट सोल, और आत्मा निर्माण, स्पिरिट फॉर्मिंग। पूरे हेंग यूए संप्रदाय में केवल 2 कोर फॉर्मेशन चरण के विशेषज्ञ थे। वे दोनों पहाड़ की चोटी पर रहते थे, जो सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा वाली जगह थी। वे हमेशा बंद दरवाजों के पीछे प्रशिक्षण करते थे और संप्रदाय के मामलों में कभी परेशान नहीं होते थे। संप्रदाय में केवल 10 लोग थे जो नींव स्थापना चरण तक पहुंच चुके थे। वे दूसरे सबसे ऊंचे पद पर थे और उन्हें विशेषाधिकारों का आनंद मिलता था, जैसे कि वे जो भी जादुई खजाना चाहें उसका उपयोग कर सकते थे। उन लोगों के अलावा बाकी सभी क्यूई संघनन चरण में फंसे हुए थे। यहां तक कि सन दाझू भी क्यूई संघनन की केवल 5वीं परत में थे। खेती न केवल बहुत कठिन थी, बल्कि इसमें बहुत समय भी लगता था। यदि किसी में अपर्याप्त प्रतिभा थी तो उनके पास खेती करने के लिए अपने जीवन काल में पर्याप्त वर्ष नहीं होंगे। नींव स्थापना क्यूई संघनन से भी कठिन थी, क्योंकि एक को न केवल पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा बल्कि सफलता के लिए किस्मत और समझ की भी जरूरत थी। वांग लिन आध्यात्मिक ऊर्जा के महत्व को जानता था। वह जल्दी से पत्थर के मनके को वापस पाना चाहता था। भले ही उसके शरीर में अभी भी कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, लेकिन उसे विश्वास था कि जब तक वह मनके से बढ़े हुए पानी को पीता रहेगा, प्रक्रिया तेज हो जाएगी। तथाकथित क्यूई संघनन सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र करना था। सन दाझू की प्रतिक्रिया से जिस पानी में पत्थर का मनका भिगोया गया था, उसमें बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए। इसके बारे में सोचते हुए वांग लिन बहुत उत्साहित हो गया और झरने के पानी के बारे में भूल गया जहां उसने पत्थर का मनका छिपाया था। वहां ओस से भरी 3 लौकी थीं। उनमें और भी ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए। अगर वह उन्हें पीता तो यह उस पूरे महीने की दवा से बदतर नहीं होगा जो वह ले रहा था। संभावना है कि और भी बेहतर होगा। इसीलिए उसे बाहर निकाले जाने के बारे में बुरा नहीं लगा। वास्तव में उसने उत्साह महसूस किया। वह एक आंतरिक शिष्य था, इसलिए उसे मुख्य आंगन में रहने की जरूरत नहीं थी। वह 5 अन्य आंगन में से किसी में भी रह सकता था। उसने आंगन के पूर्वी गेट के पास एक दूरस्थ घर चुना। आंतरिक शिष्यों को उनके कपड़ों के रंग के आधार पर अलग व्यवहार मिलता था। उसने पिछले महीने सन दाझू से सीखा था कि हर महीने की 10 तारीख को हर आंतरिक शिष्य जाकर निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का एक टुकड़ा और एक क्यूई एकत्रित करने वाली गोली, क्यूआई गैदरिंग पिल, उठा सकता था। 10 स्पिरिट स्टोन के टुकड़े बचाने के बाद कोई भी पूरे निम्न गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन के लिए किसी भी बुजुर्ग से विनिमय कर सकता था। वांग लिन ने अपना घर साफ करने के बाद तुरंत पत्थर के मनके को ढूंढने के लिए नहीं निकला।
उसे डर था कि सन दाजू अभी भी उस पर जासूसी कर रहा था। उसने दिन के दौरान झरने पर खेती करने की अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखी और रात में अपने घर पर खेती करना जारी रखा। वास्तव में सन दाजू हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने 10 और दिनों तक उस पर जासूसी की, इससे पहले कि उन्होंने आखिरकार हार मान ली। 1 महीने बाद वांग लिन आधी रात में चुपके से बाहर निकल गया। पहाड़ में कई बाएं और दाएं मोड़ लेने के बाद उसने पत्थर के मनके और लौकी को बिना किसी को पता चले वापस ले लिया। कुछ दिनों तक सावधान रहने के बाद उसने देखा कि कोई असामान्य बात नहीं थी और आखिरकार आराम कर सका। वह अब झरने पर नहीं गया, बल्कि पूरे दिन घर पर रहकर पत्थर के मनके का अध्ययन किया। वांग लिन ने मनके को छुआ और तुरंत देखा कि बादलों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई थी। यह पहाड़ में उच्च आर्द्रता के कारण होना चाहिए, जिससे मनका बहुत सारा पानी अवशोषित कर सका। जहां तक 3 लौकियों की बात है, जैसे ही वांग लिन ने उन्हें खोला, उसने पाया कि उनके अंदर की ओस चिपचिपी हो गई थी, खासकर वह जिसमें सुबह की ओस थी। यह लगभग जेली जैसा हो गया था। वांग लिन ने पत्थर के मनके को देखा, फिर 3 लौकियों को देखा। वह उत्साहित होने लगा। अगर पत्थर के मनके को पानी अवशोषित करने की जरूरत थी, तो क्या होगा अगर 3 लौकियों के पानी का उपयोग किया जाए? क्या इससे 10वां बादल दिखाई देगा? उसका दिल धड़क गया। मनका पहले से ही बहुत छोटा था। वर्तमान में 9 बादल लगभग पूरे मनके को ढक चुके थे। मनके पर सिर्फ नाखून के आकार की जगह बची थी। वांग लिन ने अनुमान लगाया कि 10वां बादल वहीं होगा। वांग लिन ने थोड़ा विचार किया। अपने दिल में वह वास्तव में जानना चाहता था कि एक बार जब इसमें 10 बादल होंगे तो क्या होगा। 11वें बादल के लिए और जगह नहीं थी, इसलिए 10वां ही आखिरी होना चाहिए। लेकिन आज स्पिरिट स्टोन के टुकड़े को उठाने का दिन था। वांग लिन ने देखा कि बाहर अंधेरा हो रहा था। उसने कमरे से बाहर निकलने से पहले पत्थर के मनके और लौकियों को अपनी धारण करने वाली थैली में संग्रहित कर दिया। वह अब संप्रदाय को बहुत अच्छी तरह से जानता था। थोड़ी देर बाद वह मुख्य आंगन में पहुंचा। अंधेरा होने से पहले वह जल्दी से गोली घर पिल हाउस की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचने से पहले उसने दूर से एक परिचित आवाज सुनी। प्रशिक्षुभन झो, गुरु ने मुझे क्यूई संघनन की पहली परत के लिए चार्ज करने के लिए 3 महीने के लिए बंद दरवाजा प्रशिक्षण में जाने की अनुमति दी, लेकिन मैं लगातार तुम्हारे बारे में सोचता रहा। मैं पूरे समय अपने दिल को शांत नहीं कर पाया। मैं तुम्हें देखने के लिए ही जल्दी से क्यूई संघनन की पहली परत तक पहुंचना चाहता था। कल रात मैं आखिरकार क्यूई संघनन की पहली परत तक पहुंच गया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पहाड़ों में यह फूल इकट्ठा करने के लिए दौड़कर बाहर आया। देखो फूल कितना सुंदर है। फूल की रक्षा एक विशाल सांप कर रहा था, इसलिए मैंने इसे प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास खर्च किया। देखो, इसके कारण मेरी कोहनी भी घायल हो गई है। वांग लिन ने भौहें चढ़ाई और रुक गया। उसने अपने दिल में खिल्ली उड़ाई और आगे बढ़ता रहा। फिर एक कुरकुरी महिला आवाज आई। प्रशिक्षु भाई वांग, मेरा परिवार डॉक्टरों का परिवार है। यह फूल स्पष्ट रूप से एक बहुत ही सामान्य फूल है जिसे असुका कहा जाता है। जब मैं पहाड़ पर चढ़ती हूँ तो मुझे उनमें से बहुत सारे दिखाई देते हैं। यह पहली बार है जब मैंने सुना कि एक सांप इसकी रक्षा करेगा। अगर यह सच है तो हमारा हेंग युए संप्रदाय सांपों से भर जाएगा। प्रशिक्षुभन झो, उस पर विश्वास मत करना। उसी क्षण वांग लिन गोली घर के आंगन में चलकर आया। वहां 4 अन्य लोग थे, 2 पुरुष और 2 महिलाएं, सभी लाल पहने हुए थे। पुरुषों में से एक बहुत सुंदर और अच्छी तरह से संवारा हुआ लग रहा था।
वह बहुत शर्मिंदा था और जवाब देने ही वाला था, लेकिन फिर उसने वांग लिन को देखा। अचानक उसने अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ दरवाजे को घूरा और कहा, वांग लिन, तुम तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें अपने पिता के साथ घर पर बढ़ी का काम करना चाहिए। किनारे पर लड़कियों में से एक ने कहा, वांग लिन, तो तुम ही वह हो जो आत्महत्या करने की कोशिश करके मानद शिष्य बन गया, फिर एल्डर सन की चापलूसी करके आंतरिक शिष्य बन गया। उसके चमकीले काले बाल एक पोनीटेल में थे। उसकी मोटी भौहें और बड़ी काली आंखें थीं। वह बहुत सुंदर थी। बाकी दो के चेहरे सदमे से भरे थे। उनकी नजरें वांग लिन पर टिकी थीं। लड़कियों में से एक की बड़ी बच्चे जैसी आंखें थीं, जो सुंदर बरौनी से सजी थीं। उसकी आंखें दो क्रिस्टल गेंदों की तरह थीं, और उन्होंने रुचि का एक भाव दिखाया। वांग लिन का चेहरा अभावुक था क्योंकि उसने अपने सामने के लोगों को जांचा। जिस क्षण उसने लड़की की आवाज सुनी, उसे एहसास हुआ कि यह वही लड़की थी जो वांग झो का उपहास कर रही थी। लेकिन उसे देखकर वह बहुत परिचित लगी। वांग लिन ने ध्यान से सोचा और याद किया कि वह वही थी जिसे कुछ महीने पहले शिष्य चयन के दौरान चुना गया था। उसे पहचानने के बाद उसने यह निष्कर्ष निकाला कि दूसरी वाली प्रशिक्षुभन झो रही होगी, जिसे वांग झो फूल देने की कोशिश कर रहा था। What do you think will happen next in the पिल हाउस कोर्टयार्ड? अध्याय 21, क्यूई एकत्र करने वाली गोली। आखिरी आदमी लगभग 20 साल का एक युवक था। उसका चेहरा लंबा घोड़े जैसा था। उसने अपनी थोड़ी ऊंची की और घृणा के भाव से कहा, प्रशिक्षु भाई वांग, तुम 3 महीने से बंद दरवाजा प्रशिक्षण में थे, इसलिए तुम नहीं जानते। यह वांग लिन अभी संप्रदाय में सबसे बड़ा मजाक है। जैसा कि प्रशिक्षुभन जू ने कहा, उसने आंतरिक शिष्य बनने के लिए उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल किया। यह सुनकर वांग झो जोर से हंसा। तुमने मुझे 1 सेकंड के लिए डरा दिया था। तो इस तरह से तुम यहाँ प्रवेश हुए। भले ही तुम यहाँ प्रवेश कर लो, तुम शायद क्यूई संघनन की पहली परत तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। तुम यहाँ आकर वांग परिवार के नाम को कलंकित क्यों कर रहे हो? प्रशिक्षु भाई वांग, तुमने जो कहा वह गलत है। जबकि प्रतिभा महत्वपूर्ण है, दृढ़ता अधिक महत्वपूर्ण है। खेती पहले से ही स्वर्ग के विरुद्ध जा रही है। अगर किसी में दृढ़ता नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। झो नामक लड़की ने एक ऐसी आवाज में कहा जिसने दिल को झकझोर दिया। जैसे ही उसने वांग झो के करीब कुछ कदम उठाए, जू नामक लड़की ने कहा, प्रशिक्षु भाई वांग ने जो कहा वह गलत नहीं है। यह वांग लिन इतना मूर्ख दिखता है। वह बिल्कुल खेती करने वाले जैसा नहीं दिखता। वांग लिन हंसा। वह समझ गया कि उनके बीच की स्थिति जटिल थी। वांग झो को झो नामक यह लड़की पसंद थी, लेकिन जू नामक लड़की को वांग झो पसंद था, इसलिए वह पहले उनके रिश्ते को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। वांग लिन की हंसी सुनकर वांग झो बहुत असंतुष्ट हुआ। उसने खिल्ली उड़ाई और कहा, वांग लिन, मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए हैंग युए संप्रदाय छोड़ने की सलाह देता हूँ। अगर तुम नहीं छोड़ते, तो अगर तुम मरोगे नहीं, तो तुम साल के अंत में शिष्य प्रतियोगिता में निश्चित रूप से अपंग हो जाओगे। वांग लिन ने संदाजू से सुना था कि साल के अंत में एक शिष्य प्रतियोगिता होगी जहां विजेता को एक जादुई खजाना मिल सकता था। प्रतियोगिता को 2 स्तरों में विभाजित किया गया था। उनमें से एक में संप्रदाय के सभी शिष्य शीर्ष स्थान के लिए लड़ते थे, और दूसरे में सभी नए शिष्य नए आने वालों के राजा बनने के लिए लड़ते थे। वांग लिन ने सहजता से पलटवार किया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे जैसे कचरे के जीवन और मृत्यु के बारे में क्यों चिंता कर रहे हो? वांग झो ठंडी हंसी हंसा। मैं चिंता करता हूं क्योंकि हम रिश्तेदार हैं।
चूंकि तुम मेरी अच्छी भावनाओं को स्वीकार नहीं करोगे तो प्रतियोगिता में आसान न होने के लिए मुझे दोष मत देना। बात खत्म करने के बाद उसकी आंखों में ठंडक चमक उठी। वांग झो ने बचपन से ही वांग लिन के परिवार को नीचा देखा था। हालांकि वह वांग लिन से कभी नहीं मिला था, उसने हमेशा अपने पिता से सुना था कि वांग लिन के पिता हमेशा परिवार की विरासत का एक बड़ा हिस्सा चुराने के लिए दादाजी की चापलूसी करते थे, और यहाँ तक कि उसके पिता को अपमानित भी किया था। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि परिवार के अन्य सभी सदस्य अंधे नहीं थे कि वे उसके पिता की विरासत वापस लेने में सक्षम थे। वांग झो की नजरों में वांग लिन का परिवार वांग परिवार के लिए अपमान था। जैसा बाप वैसा बेटा। हालांकि बड़े होने के बाद उसे एहसास हुआ था कि चीजें बिल्कुल वैसी नहीं थीं जैसा उसके पिता ने वर्णन किया था, लेकिन वह बचपन से ही बहुत घमंडी था। वह कभी कभी अपने खुद के पिता को भी नीचा देखता था, बाकी सब की तो बात ही क्या। जू नामक लड़की ने थोड़ा विचार किया, फिर वांग झो से पूछा, तुम रिश्तेदार हो? अन्य दो भी हैरान थे। यह पहली बार था जब उन्होंने इसके बारे में सुना था। ऐसा लगता है कि ये दोनों रिश्तेदार थे। जू नामक लड़की ने देखा कि वांग झो का चेहरा अमित्र था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, भाई वांग झो, नाराज मत हो। वह बस तुम्हारी अच्छी भावनाओं को नहीं समझता है। तुम एक अच्छे व्यक्ति हो और उससे ज्यादा बुद्धिमान हो। उससे तुम्हारी अच्छी भावनाओं को समझने की उम्मीद मत करो। एक बार जब वह थोड़ा पीड़ा झेलेगा तो उसे पता चलेगा कि तुम उसके लिए कितने अच्छे थे। मेरे परिवार में भी उसके जैसे रिश्तेदार हैं। वास्तव में हर परिवार ऐसा ही होता है। हर कोई तुम्हारी तरह उत्कृष्ट नहीं हो सकता। वास्तव में मैं समझती हूँ कि तुम कैसा महसूस करते हो। तुम वास्तव में चाहते हो कि वह बेहतर हो। जू नामक लड़की ने जो कहा उससे वांग झो शर्मा गया। उसने उसे घूरा, यकीन नहीं था कि वह उसकी तारीफ कर रही थी या उपहास। वांग लिन ने लड़की की बात सुनने के बाद जोर से हंसा। वांग झो, लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मेरे लिए अच्छे हो। मैं वांग लिन इसे याद रखूंगा। धन्यवाद। जैसे ही वह बात कर रहा था, गोली घर का दरवाजा खुल गया। चमकीले चेहरे वाला एक युवक बाहर निकला। यह वांग हाओ था। बाहर निकलने के बाद उसने सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए खांसा और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा, आज की क्यूई एकत्रित करने वाली गोलियां अभी भी भट्ठी में हैं। एक बार जब वे तैयार हो जाएंगी तो मैं तुम लोगों को एक एक करके अंदर बुलाऊंगा। वांग झो ने वांग हाओ को घूरा, दांत पीसते हुए, लेकिन वह वास्तव में अभी उसे नाराज नहीं कर सकता था। वांग हाओ अभी भी तीसरे सीनियर प्रशिक्षु भाई का सहायक था, जो गोली घर में दैनिक मामलों का प्रभारी था। अगर वांग हाओ ने अपने गुरु से शिकायत की तो उसकी मासिक आपूर्ति बहुत कम हो जाएगी। वांग हाओ ने बोलना खत्म करने के बाद उसने इलाके को जांचा और वांग लिन को देखकर हैरान हुआ। उसने वांग लिन को एक तरफ खींचा और कहा, बड़े भाई टाइजू, आंतरिक शिष्य बनने पर बधाई। मैंने तुम्हारे मामले के बारे में सब कुछ सुना। मैं मूल रूप से तुमसे बात करने आना चाहता था, लेकिन यह जगह बहुत सख्त है। मुझे दूसरों की तुम्हारे बारे में बातें पसंद नहीं हैं। एक बार जब तुम कुछ तकनीकों की खेती कर लेते हो तो तुम उन सभी से बदला ले सकते हो जिन्होंने तुम्हें नीचा देखा। वांग लिन के दिल को गर्माहट महसूस हुई और वह मुस्कुराया। वांग हाओ, धन्यवाद। वांग हाओ ने आह भरी। उस समय मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रुकना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे रुकने के लिए एक नजर दी। ऐसा लगा जैसे वह नहीं चाहते थे कि मैं इसमें शामिल हूं। बड़े भाई टाइजू, कृपया मुझे माफ कर दो। वांग लिन ने सिर हिलाया।
उसने कहा, अतीत के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। अभी मैं सिर्फ जल्दी से क्यूई संघनन की पहली परत तक खेती करना चाहता हूँ। वांग हाओ की आंखें घूम गईं। जब कोई नहीं देख रहा था, उसने वांग लिन के हाथ में कुछ ठूंस दिया और उसे आंख मारी। फिर कमरे से एक ठंडी आवाज आई, गोली सहायक, अभी भी वापस नहीं आ रहे हो? वांग हाओ ने जवाब दिया और जल्दी से गोली घर में वापस दौड़ पड़ा। वांग लिन ने अपने हाथ में रखी चीज को कसकर पकड़ लिया। उसने देखा कि उसके हाथ में क्या था और 3 पारदर्शी गोलियां देखीं। उसने चुपके से उन्हें अपनी धारण करने वाली थैली में रख दिया। गंदे होने से नहीं डरते हुए वह पालथी मारकर बैठ गया और खेती करना शुरू कर दिया। वहां मौजूद 4 अन्य में से एक ने वांग लिन को बैठते देखा, फिर वह भी बैठ गया और खेती करना शुरू कर दिया, जबकि अन्य 3 किनारे पर खड़े थे। वांग झो झो नामक लड़की का पक्ष जीतने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जू नामक लड़की पूरे समय उसे बाधित कर रही थी। समय धीरे धीरे बीत गया और अंधेरा हो गया। जैसे ही चांद उगा, गोली घर का दरवाजा खुल गया। वांग हाओ थका हुआ लग रहा था जब वह अपने हाथ में एक ट्रे लेकर बाहर निकला। ट्रे पर 5 निम्न गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन और 5 पारदर्शी गोलियां थीं। अपना हिस्सा लेने के बाद लोग एक एक करके बाहर चले गए। वांग लिन आखिरी में गया। वह मुस्कुराया और वांग हाओ को हाथों से इशारा किया, फिर चला गया। उसने अपने दिल में वांग हाओ की दयालुता को याद रखा। वांग हाओ ने उसे जो 3 गोलियां दी थीं, वे क्यूई एकत्रित करने वाली गोलियां थीं। आगे क्या होगा? क्या वांग लिन उन 3 क्यूई एकत्रित करने वाली गोलियों का बुद्धिमानी से उपयोग करेगा? अध्याय 22 बिखराव तकनीक। अपने कमरे में लौटने के बाद उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसने क्यूई एकत्रित करने वाली गोलियां, क्यूआई गैदरिंग पिल्स, का उपयोग नहीं किया, बल्कि उन्हें अपनी धारण करने वाली थैली, बैग ऑफ होल्डिंग, में रख दिया। वह पत्थर के मनके के साथ एक प्रयोग शुरू करने वाला था। उसने सावधानी से 3 लौकी और पत्थर का मनका निकाला, फिर थोड़ा विचार किया और एक अनिश्चित अभिव्यक्ति दिखाई। वह नफा-नुकसान तौल रहा था, क्योंकि ओस के बिना उसकी भविष्य की खेती की गति बहुत धीमी हो जाएगी। लेकिन पत्थर के मनके पर रहस्यमय बादल वांग लिन को बहुत जिज्ञासु बना रहे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपना फैसला लिया। वह हमेशा और ओस जमा कर सकता था, इसमें बस कुछ समय लगेगा। हालांकि अगर 10वां बादल दिखाई दिया तो इससे मनके में परिवर्तन हो सकता है। शायद तब जिस पानी में मनका भिगोया जाता है उसमें और भी ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा होगी। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसने तुरंत सबसे अच्छी सुबह की ओस वाली लौकी निकाली। उसे जेली को लौकी से बाहर निकालने में बहुत समय लगा। थोड़ी देर बाद सारी ओस बाहर निकाल दी गई थी। एक आधा पत्थर का कटोरा हरे रंग का तरल था जिसमें एक बहुत ताजा महक थी। उसे सूंघने के बाद वांग लिन का शरीर शांत हो गया। उसे डर था कि महक संप्रदाय के छिपे हुए विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित करेगी, इसलिए उसने जल्दी से पत्थर के मनके को उसमें फेंक दिया। थोड़ी देर बाद इसने तरल का एक हिस्सा अवशोषित कर लिया। वांग लिन थोड़ा निराश था। वह उम्मीद कर रहा था कि कोई अचानक परिवर्तन होगा। हालांकि पत्थर का मनका तरल से महक को अवशोषित कर रहा था। वांग लिन ने थोड़ा विचार किया, फिर पत्थर का कटोरा अपने बिस्तर के पास रख दिया। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और खेती करना शुरू कर दिया। एक लंबी और 3 छोटी सांस लेने की तकनीक अब वांग लिन के लिए आसान थी। हालांकि पिछले 2 महीनों में उसने कोई आध्यात्मिक ऊर्जा संघनित नहीं की थी, वह सांस लेने की तकनीक का आदी हो गया था। जब वह खेती नहीं भी कर रहा होता था, तब भी वह ऐसे ही सांस लेता था।
रात गुजरी और वांग लिन ने पत्थर के कटोरे की जांच करने के लिए अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि तरल का आधा हिस्सा पत्थर के मन के द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। वह निराश नहीं हुआ और कटोरे को वापस अपने बिस्तर के नीचे रख दिया। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने एक क्यूई एकत्रित करने वाली गोली निकाली और उसे अपने मुंह में रख लिया। उसने महसूस किया कि तुरंत उसके शरीर के अंदर से गर्मी आ रही है। सन दाजू के साथ 1 महीने में उसने हर दिन इस प्रक्रिया का अनुभव किया था। उसने जल्दी से खेती करना शुरू कर दिया। उसने रात आने तक खेती की। वांग लिन ने धीरे से एक सफेद सांस छोड़ी और कड़वाहट से मुस्कुराया। यह क्यूई एकत्रित करने वाली गोली भी संदाजू की दवाओं की तरह है, जो बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा वाली कुछ जड़ी बूटियों से बनी है। हर बार जब मैं उन्हें खाता हूं, तो मेरा शरीर शांत और ऊर्जा से भरा महसूस करता है। मुझे भूख भी नहीं लगती, लेकिन मैं अभी भी कोई आध्यात्मिक ऊर्जा संघनित नहीं कर सकता। उसने आह भरी। वांग झो 3 महीनों में क्यूई संघनन की पहली परत तक पहुंच सकता था। उसकी अभिव्यक्ति समान रही, लेकिन उसके दिल में मिलीजुली भावनाएं थीं। प्रतिभा यह खेती का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन वांग लिन के व्यक्तित्व के साथ वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उसके पास रहस्यमय मन का था। उसे किसी आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी नहीं थी। हालांकि वह अभी कोई आध्यात्मिक ऊर्जा संघनित नहीं कर सका, वह समय के साथ निश्चित रूप से सफल होगा। समय। वांग लिन ने अपना होंठ काटा और आह भरी। उसने अपने बिस्तर के नीचे से पत्थर का कटोरा निकाला। तरल का केवल एक छोटा सा हिस्सा बचा था, लेकिन 10वां बादल अभी भी दिखाई नहीं दिया था। उसने तुरंत दूसरी लौकी निकाली और तरल को कटोरे में डाल दिया। कुछ अतिरिक्त तरल बच गया, इसलिए वांग लिन ने उसे पी लिया और खेती जारी रखी। इस बार उसके शरीर में दिखाई देने वाली गर्मी पिछली सभी बार की तुलना में अधिक मजबूत थी। वह अपने शरीर में गर्मी को चलते हुए महसूस कर सकता था। उसे जल्दी ही बहुत प्यास लगी, लेकिन उसने खेती जारी रखी। थोड़ी देर बाद वांग लिन को लगा कि कुछ गलत है। गर्मी पहले की तरह दूर नहीं हुई, बल्कि जैसे ही उसने सांस ली, वह अधिक से अधिक जमा होने लगी। उसे लगा जैसे उसका शरीर एक गुब्बारा है जो अपनी सीमा तक पहुंच गया है। वांग लिन डर गया, इसलिए उसने खेती करना बंद कर दिया, लेकिन सूजन का दर्द बना रहा। उसने अपनी आंखें खोलीं और तुरंत भय में पाया कि उसकी सभी रक्त वाहिकाएं सूज गई थीं, जैसे कि उसकी त्वचा के नीचे कीड़े थे। वांग लिन को नहीं पता था कि उसने पहले जो दवाएं खाई थीं, उनसे ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं हुई थी, और यहाँ तक कि सांस लेने की तकनीक का उपयोग करके उसने प्रकृति से जो आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र की थी, वह उसकी प्रतिभा के कारण खोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा की भरपाई नहीं कर सकी। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण क्षण में क्यूई बिखराव घास उसे आध्यात्मिक ऊर्जा को सफलतापूर्वक संघनित करने से रोकेगी। लेकिन अब उसने ओस पी ली थी जिसमें दवाओं की तुलना में कहीं ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा थी, उसकी प्रतिभा के कारण खोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा से कहीं ज्यादा। अगर उसने खेती नहीं की तो वे थोड़ी देर बाद बस दूर हो जाएंगे, लेकिन अब उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी जैसे कि आग को तेल से खिलाया जा रहा हो। जब उसने खेती की, वह जानता था कि उसने गड़बड़ी कर दी है, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या करना है। वह सिर्फ अपनी रक्त वाहिकाओं को फैलते हुए देख सकता था। जब उसकी रक्त वाहिकाएं अपनी सीमा पर थीं, तो एक विचार उसके सिर में आया। सोचने के लिए ज्यादा समय न होने के कारण उसने दांत पीसे और एक छोटी और 3 लंबी सांस लेने की तकनीक से खेती करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि चूंकि एक लंबी 3 छोटी आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र कर रही थी,
तो इसका उल्टा आध्यात्मिक ऊर्जा बिखेरना होना चाहिए। वांग लिन का अनुमान कमोबेश सही था। अधिकांश खेती करने वाले इस सांस लेने की तकनीक को जानते थे, क्योंकि यह नींव स्थापना फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से पहले का चरण था। उसकी सांस लेने के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं उसके शरीर के हर हिस्से से बाहर निकलीं। यह सब उसके बिस्तर के नीचे पत्थर के मन के द्वारा चूस लिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सूजन की अनुभूति धीरे धीरे कम होती गई। उसकी रक्त वाहिकाएं भी सामान्य हो गईं। उसके शरीर से अब जो निकल रहा था वह अब आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, बल्कि कुछ अंधेरी क्यूई थी जिसे पत्थर के मनके ने अवशोषित नहीं किया था और जो हवा में बिखर गई। इस भाग्यशाली संयोग ने वांग लिन को अपने शरीर से क्यूई बिखराव घास क्यूआई स्कैटरिंग ग्रास को हटाने की अनुमति दी। अगर कोई क्यूई बिखराव घास को बाहर निकालना चाहता था तो एक तरीका था कि इसे सब कुछ बाहर निकालने के लिए बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया जाए। यह वह तरीका था जिसका उपयोग सन दाजू कर रहे थे, लेकिन उनका वांग लिन के बारे में मन बदल गया और वह अपनी और जड़ी बूटियां नहीं खोना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हार मान ली। दूसरा तरीका बिखराव तकनीक स्कैटरिंग टेक्निक का उपयोग करना था, जो किसी के शरीर से सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को हटाना फिर शुरुआत से खेती करना था। सन दाजू ने इस तरीके का उपयोग क्यों नहीं किया, इसका कारण यह था कि वांग लिन के पास पहले से ही लगभग कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, इसलिए वह तकनीक का उपयोग भी नहीं कर सकता था। बिखराव तकनीक पूरे एक दिन और रात तक चली। वांग लिन इतना थक गया था कि वह अपने बिस्तर पर गिर गया। वह जानता था कि वह इस बार खुद को बचाने में सक्षम था, लेकिन भविष्य में उसे लापरवाही से ओस नहीं पीनी चाहिए। वह अत्यधिक थका हुआ था, इसलिए वह सो गया। वांग लिन के साथ आगे क्या होगा? क्या 10वां बादल दिखाई देगा, और यदि हाँ तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अध्याय 23 10वां बादल। अज्ञात समय के बाद वांग लिन ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि बाहर अंधेरा था। वह अपने बिस्तर से उठ गया और थोड़ी अंगड़ाई अंगड़ाई ली। उसके शरीर में कुछ खास अंतर महसूस नहीं हुआ। उसने अपने बिस्तर के नीचे से पत्थर का कटोरा निकाला और यह देखकर हैरान हुआ कि मनके पर 10वां बादल आखिरकार दिखाई दे चुका था। वांग लिन रोमांचित हो उठा। उसने मनके को देखा और जल्दी से घर से बाहर दौड़ पड़ा। वह गया और झरने का पानी एकत्र किया, इससे पहले कि वह जल्दी से वापस आता। उसने पत्थर के मनके को पानी में रख दिया और उसे चारों ओर मिलाया। यह सब करने के बाद उसने झरने का पानी पिया और थोड़ी देर तक स्वाद लिया, लेकिन पहले की तरह कोई बदलाव नहीं था। उसने अपने चेहरे पर कुछ निराशा के साथ मनके को देखा, फिर उसे काटने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी एक चट्टान जितना सख्त था। उसने यहाँ तक कि मनके पर खून की एक बूंद भी निचोड़ दी, लेकिन अभी भी कोई बदलाव नहीं था। वह झिझका और थोड़ी देर के लिए दांत पीसे, फिर पत्थर का कटोरा लिया और उसे पत्थर के मनके पर दे मारा। उसे विश्वास था कि एक बार जब इसमें 10 बादल होंगे तो कुछ बदलाव होगा। एक धमाके के बाद पत्थर का कटोरा टूट गया। यहाँ तक कि वांग लिन का हाथ भी सुन्न हो गया था, लेकिन पत्थर के मनके को कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसने हर वह चीज इस्तेमाल की जिसके बारे में वह सोच सकता था, लेकिन 10वां बादल प्राप्त करने के बाद पत्थर के मनके में कोई बदलाव नहीं हुआ। दुखी महसूस करते हुए उसने पत्थर के मनके को एक तरफ फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वह अनिच्छा से उसे उठाने के लिए गया। थोड़ी देर तक उसे घूरने के बाद उसे नींद आने लगी। वह हक्का बक्का रह गया। वह अभी जागा था, उसे नींद क्यों आएगी? उसने अपनी आंखें मली और मनके को घूरना जारी रखा। धीरे धीरे वह और भी ज्यादा ऊँघने लगा।
मन का अधिक से अधिक धुंधला होता गया। इससे पहले कि वह आखिरकार जमीन पर गिर गया, मन का अभी भी उसके हाथ में था और वह सो गया। उसने एक सपना देखा। अपने सपने में वह बिना सीमा के एक अंतरिक्ष में पहुंचा। वहां कोई तारे नहीं थे, लेकिन उसके चारों ओर चमकदार वस्तुएं थीं। हालांकि वह सपना देख रहा था, उसका मन बहुत साफ था। उसने सोचा कि वह इसका सपना क्यों देख रहा होगा। वांग लिन को नहीं लगा कि यहाँ उसके शरीर में कुछ भी गलत है। हालांकि वह नहीं जानता था कि इस जगह से भागने के लिए कैसे जागा जाए। अपनी लाचारी में वह लंबे समय तक इस सीमाहीन क्षेत्र में लक्ष्यहीन ढंग से घूमता रहा। अज्ञात समय के बाद जब वह वास्तव में थक गया था, तो आसपास हिलना शुरू हो गया। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर को फाड़ा जा रहा है। एक चीख के साथ उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह अभी भी कमरे में था। वांग लिन ने एक गहरी सांस ली और अपने माथे से पसीना पोंछा। वह खुश था कि अजीब सपना आखिरकार समाप्त हो गया। अचानक उसकी अभिव्यक्ति वास्तव में अजीब हो गई। उसने मनके को देखा और पाया कि सभी बादल गायब हो गए थे। इसके बजाय मनके पर छोटे शब्द उत्कीर्ण थे। यह वांग लिन हक्का बक्का रह गया और जल्दी से करीब से देखा। शब्द वास्तव में अजीब लग रहे थे, एक असामान्य फॉन्ट। उसे हमेशा पढ़ना पसंद था और लंबे समय तक सोचा, उन शब्दों को उन शब्दों से जोड़ने की कोशिश की जिन्हें उसने पढ़ा था। वह कुछ शब्दों का अनुमान लगाने में सक्षम था। वांग लिन ने मनके को पकड़ा और खुद से बड़बड़ाया, यह लिखित रूप में एक संख्या लगती है। इसका कोई अर्थ नहीं है। अचानक एक विचार उसके सिर में चमक उठा और उसे अजीब सपना याद आया। क्या वह मनके से संबंधित था? वांग लिन ने थोड़ा विचार किया और तुरंत अपने बिस्तर पर लेट गया, खुद को सोने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। लेकिन वह अभी भी ऊर्जा से भरा हुआ था, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सका। उसे याद आया कि पिछली बार जब वह सोया था, वह मनके को घूरने से हुआ था। इसलिए उसने बिना पलक झपकाए मनके को घूरना शुरू कर दिया। जल्द ही वह ऊँघने लगा और सो गया। सीमाहीन अंतरिक्ष फिर से दिखाई दिया। वांग लिन ने एक विचारशील भाव दिखाया। इस बार वह इधर उधर नहीं भटका, बल्कि बार बार कूदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह ऊंचा और ऊंचा कूदने में कामयाब रहा। शुरुआत में वह केवल लगभग आधा मीटर कूद पाता था, लेकिन अब वह 1 मीटर से अधिक कूदने में सक्षम था। जब उसका पूरा शरीर थक गया, तो फाड़े जाने की अनुभूति फिर से दिखाई दी। फिर वह जाग गया। जिस क्षण वह जागा, वह बिस्तर से उठ गया और कूद गया। वह वास्तव में ऊंचा कूद गया, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने सपने में कूदा था। वांग लिन हैरान था। जल्द ही उसके चेहरे पर एक उत्साहित अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसने अपने उत्साह को नियंत्रित करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं और कमरे के चारों ओर टहलना शुरू कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति लगातार बदल रही थी। कभी एक भ्रमित अभिव्यक्ति, कभी एक गहन विचार में अभिव्यक्ति और कभी एक परेशान अभिव्यक्ति। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वांग लिन बड़बड़ाया, अगर यह सिर्फ मेरे सपने में व्यायाम कर रहा है, तो यह बेकार है। मैं वास्तविकता में व्यायाम कर सकता हूँ। इसे मेरे सपने में होने की जरूरत नहीं है। यह सही नहीं है। इस मनके ने 10वां बादल दिखाई देने से पहले आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा इतना तरल अवशोषित किया। यह बेकार नहीं हो सकता। इसका कोई और उपयोग होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। लेकिन वह क्या हो सकता है? वांग लिन अपने आसपास सब कुछ भूल गया और पूरी तरह से मनके के लिए समर्पित हो गया। क्या यह हो सकता है? वह रुक गया।
ऐसा लगा जैसे उसने एक विचार पकड़ लिया है। उसने खुद से पूछा, क्या यह समय से संबंधित हो सकता है? इसके बारे में सोचने के बाद वह अब अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। वह उत्साह से कुछ शब्द चिल्लाना चाहता था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मनके को देखते हुए उसका शरीर कांप गया। अगर यह सच में समय से संबंधित है तो मैं ताई झू अमर बन जाऊंगा, चाहे मेरी प्रतिभा कितनी भी खराब क्यों न हो। वांग लिन ने सामान्य होने से पहले कुछ गहरी सांसें लीं। बिना कुछ कहे उसने तेल का दीपक निकाला और उसमें तेल भर दिया। वह पत्थर के मनके को पकड़े हुए अपने बिस्तर पर बैठ गया और समय की गणना करना शुरू कर दिया। 5 घंटे के बाद दीपक बुझ गया। वांग लिन ने जल्दी से दीपक में फिर से तेल भर दिया। उसने मनके को घूरा और सपने में वापस चला गया। इस बार उसने कूदने का अभ्यास नहीं किया, बल्कि वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया, समय गिनते हुए। 1 घंटा, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 35 घंटे, 50 घंटे। उसके शरीर के फाड़े जाने की अनुभूति फिर से दिखाई दी। जब वांग लिन ने अपनी आंखें खोलीं, तो तेल का दीपक लगभग बुझने वाला था। 10 गुना समय। सपने में 10 गुना समय बीता। वांग लिन उत्साह से खड़ा हो गया, मनके को कसकर पकड़े हुए। पहली बार उसे अपनी खेती में विश्वास था। पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। वांग लिन ने अपने उत्साहित दिल को नियंत्रित किया और तुरंत खेती शुरू करने के लिए मनके का उपयोग नहीं किया। उसे डर था कि अगर उसने सुबह मनके का उपयोग करना शुरू कर दिया तो उसे किसी के द्वारा ढूंढ लिया जाएगा। जब ऐसा होगा तो वह उसे रख नहीं पाएगा। इसलिए उसने मनके को वापस अपनी धारण करने वाली थैली में रख दिया और कमरे से बाहर निकल गया। अब जब वांग लिन को मनके की रहस्यमय क्षमता का पता चल गया है, तो वह अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कैसे करेगा। अध्याय 24 खेती। पहाड़ से बहुत सारा झरने का पानी इकट्ठा करने के बाद वांग लिन ने आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा झरने का पानी बनाना शुरू कर दिया। जब रात के 10 बजे उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया। सावधानी के तौर पर उसने एक रस्सी का एक सिरा दरवाजे से और दूसरा सिरा अपनी बाह से बांध दिया ताकि अगर कोई इसे खोले तो उसे तुरंत पता चल जाए। झरने के पानी के कुछ बड़े घूंट पीने के बाद उसने महसूस किया कि उसका शरीर गर्म हो रहा है। फिर वह सपना देखने के लिए मनके को घूरने लगा। अंतहीन स्वप्न लोक में वांग लिन पालथी मारकर बैठ गया और उसने खेती करना शुरू कर दिया। जब वह खेती कर रहा था तो उसके चारों ओर की रोशनी और कोमल हो गई। वांग लिन इस बात से अनजान था, लेकिन रोशनी उसके शरीर में प्रवेश कर गई। वहां एक दिन रहने के बाद पानी से सारी आध्यात्मिक ऊर्जा चली गई। लेकिन इस बार वह अपने शरीर में अंतर को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। पहले जब वह सन दाजू की दवा खत्म करता था तो उसे गर्मी महसूस होती थी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण क्षण में सारी आध्यात्मिक ऊर्जा बिखर जाती थी। लेकिन इस बार अलग था। हालांकि वे अभी भी बिखरी, फिर भी उसके शरीर में एक टुकड़ा बाकी था। हालांकि यह ज्यादा नहीं था, वांग लिन को उन परिणामों से बहुत आत्मविश्वास मिला। थोड़ी देर विचार करने के बाद वह यह पता नहीं लगा सका कि यह अलग क्यों था। इसलिए अंत में वह केवल यह अटकल लगा सकता था कि यह रहस्यमय पत्थर के मनके के कारण था। चूंकि वह और झरने का पानी लेने के लिए अपनी मर्जी से सपने से बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए उसे लंबे समय तक खेती जारी रखनी पड़ी। अंत में उसे एहसास हुआ कि स्वप्न लोक और बाहर में अंतर था। बाहर, हालांकि वह 1 महीने से ज्यादा समय से खेती कर रहा था, वह खेती के बाद ताजा और बहुत आरामदायक महसूस करता था।
लेकिन यहाँ झरने के पानी से आध्यात्मिक ऊर्जा के सब खत्म हो जाने के बाद उसे वह ताज़ा और आरामदायक अनुभूति नहीं हुई। इसके बजाय जब उसने खेती जारी रखी तो उसे सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई। थोड़ी देर झिझकने के बाद वांग लिन ने अनुमान लगाया कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा के अस्तित्व से संबंधित है। स्वप्न लोक में कोई प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। जितना अधिक उसने सोचा उतना ही उसे लगा कि वह सही था। उसने भौहें सिकोड़ी, सोचते हुए अगर बाहर से झरने का पानी लाने का कोई तरीका होता तो सब ठीक होता। इसके बारे में सोचते हुए उसका दिल अचानक धड़क गया क्योंकि उसने अपने खुद के शरीर को देखा और एक भ्रमित अभिव्यक्ति दिखाई। वांग लिन अपने लाल शिष्य की वर्दी से बहुत भ्रमित था जो उसने पहनी हुई थी। उसने जल्दी से उस जेब की जांच की जहां उसकी धारण करने वाली थैली थी और पाया कि वह गायब थी। कपड़े स्वप्न लोक में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन धारण करने वाली थैली दिखाई नहीं दे सकी। उसने कड़वाहट से इसके बारे में सोचा और एक बार जब वह बाहर निकल जाएगा तो यह प्रयोग करने का फैसला किया कि कौन सी वस्तुएं स्वप्न लोक में लाई जा सकती हैं या नहीं लाई जा सकती हैं। समय तेजी से बीत गया। 50 घंटे बीत जाने के बाद फाड़े जाने की अनुभूति दिखाई दी और वांग लिन जाग गया। उसके दिल में अभी भी एक सवाल था। वह केवल 5 घंटे के लिए सपने में क्यों रह सकता था? उस सवाल को ध्यान में रखते हुए उसने झरने के पानी से एक लौकी भर ली और उसे अपने कंधे पर लाद लिया, फिर से सपने में प्रवेश करने के लिए तैयार। लेकिन इस बार उसने मनके को कैसे भी घूरा, उसे सामान्य उनींदापन महसूस नहीं हुआ। वांग लिन डर गया था। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने अपने दिल के डर को नियंत्रित किया और खेती करने के लिए बैठ गया। धीरे धीरे जैसे ही उसकी सांस स्थिर हुई, प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर द्वारा अवशोषित हो गई। जैसे ही यह बिखरी, कुछ उसके शरीर में बनी रही। हालांकि यह अभी भी क्यूई संघनन की पहली परत से बहुत दूर था। उसने पूरा दिन खेती करते हुए बिताया। उसने अपने शरीर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रखने के लिए झरने का पानी पीते रहना जारी रखा। इसके अलावा उसने हमेशा पत्थर का मनका पकड़े रखा, फिर से स्वप्न लोक में प्रवेश करने की उम्मीद में, लेकिन हर बार ऐसा करने में विफल रहा। रात आई। उसने अपनी दोनों आंखें खोलीं और महसूस किया कि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा थोड़ी बढ़ गई है। अगर यह सामान्य होता तो वह बहुत उत्साहित होता, लेकिन वह बेचैन था। उसने फिर से मनके को देखा और अचानक उनींदापन महसूस किया। वांग लिन ने उनींदापन को दूर करने के लिए खुशहाल अभिव्यक्ति दिखाते हुए दूसरी तरफ देखा। वह खड़ा हो गया और अपनी ठोड़ी रगड़ते हुए कमरे में टहलने लगा, सोच रहा था कि सपने में प्रवेश करने से पहले और बाद में क्या हुआ था। उसे आखिरकार समस्या मिल गई। पहले 2 बार उसने बीच में लगभग कोई समय नहीं लिया था। तीसरी बार दूसरी बार के 5 घंटे बाद थी और चौथी बार तीसरी बार के पूरे 1 दिन बाद थी। इस तर्क का पालन करते हुए इस स्वप्न लोक में प्रवेश करने पर कुछ प्रतिबंध थे। सुरक्षित रहने के लिए किसी को प्रवेश की गारंटी के लिए एक उपयोग के बाद 5 घंटे इंतजार करना चाहिए। उस समस्या को हल करने के बाद वांग लिन ने यह परीक्षण करने की तैयारी शुरू कर दी कि वह स्वप्न लोक में क्या ला सकता है। उसने अंत में बहुत सारी चीजें इकट्ठा कीं, जिसमें 3 लौकी शामिल थीं। एक बची हुई ओस वाली लौकी थी, एक खाली थी और एक झरने के पानी से भरी हुई थी। उसने यहाँ तक कि टूटे हुए पत्थर के कटोरे का एक टुकड़ा भी अपनी जेब में रख लिया। इसके अलावा उसने अपनी धारण करने वाली थैली से एक शकरकंद और एक कपड़ा निकाला और फिर से सपने में प्रवेश करने से पहले उन्हें अपने शरीर से बांध दिया। स्वप्न लोक में वांग लिन ने जल्दी से अपने शरीर की जांच की। शकरकंद, टूटा हुआ पत्थर का कटोरा
और कपड़ा सब वहां थे, लेकिन तीनों लौकी और उसकी धारण करने वाली थैली नहीं थी। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि निश्चित रूप से इस स्वप्न लोक के अंदर कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, इसलिए कोई भी सामान्य वस्तु, दूसरे शब्दों में बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा वाली कोई भी वस्तु अंदर लाई जा सकती थी। तीनों लौकी और धारण करने वाली थैली में कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा थी, इसलिए उन्हें अंदर नहीं लाया जा सका। एक आह भरते हुए वांग लिन ने कड़वाहट से सोचना शुरू कर दिया। वह लौकी को अंदर नहीं ला सका और सपने में जाने से पहले उसने लौकी से जो कुछ घूंट पिए थे वह उसके पूरे प्रवास की अवधि के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसके बारे में सोचने के बाद एक विचार उसके दिमाग में चमक उठा। उसे लगा जैसे उसके पास एक विचार है, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं सका। एक विचार की अनुभूति जो उसकी पहुंच से ठीक बाहर थी ने उसे अपने विचारों को एक एक करके व्यवस्थित करते हुए गहरे विचारों में जाने के लिए मजबूर कर दिया। काफी देर बाद उसका चेहरा खुश हो गया क्योंकि उसने एक मुख्य बिंदु पकड़ लिया। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा पानी अंदर नहीं लाया जा सकता था, लेकिन उसके शरीर में प्रवेश करने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा गायब नहीं हुई। यह था कि आप आध्यात्मिक ऊर्जा वाली वस्तुओं को अंदर नहीं ला सकते थे, लेकिन अगर उसने ध्यान से सोचा तो उसे एक रास्ता मिल सकता था। 50 घंटे बीत जाने के बाद वह जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकला और पहाड़ की तलाश की जब तक कि उसे कुछ जंगली लौकी नहीं मिली और उन्हें घर ले आया। उसे विश्वास था कि पहले की तीनों लौकी को स्वप्न लोक में नहीं लाया जा सका क्योंकि वे इतने लंबे समय तक आध्यात्मिक ऊर्जा वाले पानी में भिगोई गई थीं कि आध्यात्मिक ऊर्जा लौकियों के साथ जुड़ गई थी। अब वह ताजी तोड़ी गई लौकियों को आध्यात्मिक ऊर्जा वाले पानी से भर रहा था। वह उन्हें स्वप्न लोक में लाने के लिए मनके को धोखा देने में सक्षम हो सकता है। 5 घंटे बाद वांग लिन अपने कंधे पर 4 लौकी लेकर स्वप्न लोक में प्रवेश कर गया। सपने में प्रवेश करने के बाद वांग लिन को यह देखकर हैरानी हुई कि सभी लौकी अभी भी उसके पास थीं। उसने उन्हें खोला और देखा कि पानी अभी भी अंदर था। उसने एक घूंट पिया और पाया कि वे अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए थे। बिना कुछ कहे वांग लिन ने कुछ घूंट पिए और खेती करना शुरू कर दिया। हर बार जब उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा बिखर जाती थी तो वह और झरने का पानी पीता था। जल्द ही आध्यात्मिक ऊर्जा के टुकड़े उसके शरीर में जमा होने लगे, उसके शरीर को क्यूई संघनन की पहली परत की ओर बढ़ाते हुए। आसपास के क्षेत्र में रोशनी फिर से चुपचाप उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। वांग लिन की प्रतिभा के साथ रहस्यमय मनके और आध्यात्मिक ऊर्जा वाले पानी के बिना उसे क्यूई संघनन की पहली परत को प्राप्त करने में कई साल लग जाते। क्यूई बिखराव घास को समीकरण में जोड़ने पर उसे 30 से 50 साल लग जाते, इससे पहले कि वह सफल होता। संदाजू की दवा हर दिन 1 महीने तक लेने से प्रक्रिया तेज हो गई। वांग लिन ने अनजाने में क्यूई बिखराव तकनीक का भी उपयोग किया, जिसने क्यूई बिखराव घास से छुटकारा दिलाया, लेकिन तब भी उसे अभी भी 10 साल लग जाते। लेकिन अब वांग लिन को किसी आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी नहीं थी। उसके पास यह पत्थर का मनका था जो उसे 10 गुना ज्यादा प्रशिक्षण लेने की अनुमति देता था। क्यूई संघनन की पहली परत अब नजर में थी। अब जब वांग लिन ने अपनी खेती की गति को 10 गुना बढ़ाने का एक तरीका ढूंढ लिया है, तो वह अपने अगले लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी रणनीति को कैसे अनुकूलित करेगा। अध्याय 25 क्यूई संघनन। जब वह हेंग युए संप्रदाय में था तो समय उड़ गया था। वांग लिन पिछले 2 महीनों से स्वप्न लोक में खेती कर रहा था। उसने पत्थर के मनके की क्षमताओं का पूरी तरह से अध्ययन कर लिया था। स्वप्न लोक में एक दिन में 3 बार प्रवेश किया जा सकता था। हर बार लगभग 50 घंटे होते थे, जो कुल मिलाकर लगभग 6 दिन होते थे।
वास्तविक दुनिया में 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन उसने पूरे 1 साल तक खेती की थी। वांग लिन इसे पहले महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन खेती एक बहुत उबाऊ और शुष्क प्रक्रिया थी। आध्यात्मिक ऊर्जा वाले झरने के पानी की मदद से उसे खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। हर दिन वह सिर्फ खेती करता था। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती थी, उसने एक लंबी 3 छोटी सांस लेने की तकनीक को दोहराया। अगर उसके माता पिता के उम्मीद भरे चेहरे उसके दिमाग में बार बार नहीं आते, तो उसे विश्वास था कि वह इस थकाऊ खेती को सह नहीं पाएगा। खासकर जब उसने सोचा कि वांग झो 3 महीनों में क्यूई संघनन की पहली परत तक पहुंचने में सक्षम था। वांग लिन को हमेशा अपने दिल में असंतुष्टि महसूस होती थी। उसने लगभग कभी अपना घर नहीं छोड़ा। वह पूरी तरह से अपनी खेती के लिए समर्पित था। वांग लिन हेंग यूए संप्रदाय का मजाक था। हालांकि कई लोग थे जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया, केवल कुछ ने ही उस पर कोई ध्यान दिया। सन दाझू लगभग वांग लिन के बारे में भूल चुके थे। हर बार जब वह वांग लिन के बारे में सोचते थे, तो वह भयंकर गुस्से से भर जाते थे और उन विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते थे। इन सभी कारकों के कारण और वांग लिन के सोने से पहले अपने कीमती पत्थर के मनके को अपने कपड़ों में छिपाने के कारण ये पिछले 2 महीने शांतिपूर्वक बीत गए थे, बिना किसी को उसके पत्थर के मनके के बारे में पता चले। उन 2 महीनों में वांग लिन ने झरने का पानी जितनी बार उपयोग किया था, उसे अब गिना नहीं जा सकता था। मूल रूप से जब भी उसे लगा कि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी है, तो वह कुछ बड़े घूंट पी लेता था। अगर सन दाझू को इस बारे में पता चलता, तो उनका दिल दर्द से भर जाता। वह शायद इस शिष्य को एक थप्पड़ से मार डालते। झाओ देश में पूरे खेती समुदाय में और कौन वांग लिन की तरह खेती कर सकता था, हर दिन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा झरने का पानी पीकर। मुख्य भूमि में संप्रदायों के केवल कुछ पुराने राक्षस ही संभवतः समान विशेषाधिकार प्राप्त कर सकते थे। उन्हें उस आध्यात्मिक ऊर्जा वाले पानी के समान परिणाम प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रचुरता वाले एक पहाड़ पर कब्जा करना पड़ता। आध्यात्मिक ऊर्जा सभी खेती करने वालों के दिलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। हालांकि झाओ देश में आध्यात्मिक ऊर्जा की अधिकता नहीं थी, यह मौजूद कुछ संप्रदायों के लिए पर्याप्त थी। अगर अन्य खेती करने वालों को पता चलता कि वांग लिन आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कैसे कर रहा था, तो उनके दिल दर्द से मर जाते। अगर वांग लिन के आध्यात्मिक ऊर्जा वाले झरने के पानी का उपयोग अमर गोलियां बनाने के लिए किया जाता, तो यह सफलता दर को बढ़ा देता। हालांकि अमर गोलियां बनाना सब कुछ सामग्रियों के बारे में था, थोड़ी अतिरिक्त आध्यात्मिक ऊर्जा चमत्कार कर सकती थी। मनके में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा के अनंत भंडार की मदद से वांग लिन के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा अधिक से अधिक बढ़ गई थी। आज जब वांग लिन स्वप्न लोक में खेती कर रहा था, तो वह अपने शरीर के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को चलते हुए स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसकी सांस के साथ उसकी नाक से 2 लंबी सफेद ड्रैगन निकले। उसके शरीर में चींटियों के रेंगने की अनुभूति उत्पन्न हुई। ऐसा लगा जैसे पानी उसके शरीर के हर हिस्से को धो रहा था। काले तरल ने, जिसमें से बहुत बुरी गंध आ रही थी, उसके छिद्रों से निकलना शुरू कर दिया। जल्द ही काले तरल ने उसके कपड़ों को भिगो दिया। वांग लिन ने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। वह वर्तमान में एक अद्भुत अवस्था में था, जैसे कि वह झरने के पानी को अपने अंदर दौड़ते हुए देख सकता था, जबकि आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर को बदल रही थी। अज्ञात समय के बाद वांग लिन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक रोशनी थी जो पहले कभी नहीं थी। उसका मन साफ था और उसका दिल बिना किसी हलचल के पानी जितना शांत था। उसका बचपन उसके दिमाग में बाढ़ की तरह आ गया। जब वह बात करना सीख रहा था,
तब उसके पिता की प्यार भरी नजर, जब वह पूरी रात पढ़ रहा था, तब उसकी माँ के समर्थन भरे शब्द, जब उसने हेंगयुए संप्रदाय में प्रवेश किया, तब उसके माता पिता के उम्मीद भरे चेहरे, उसके रिश्तेदारों के उपहास भरे चेहरे और गांव वालों की प्रशंसा भरी नजरें। उसने इन सभी चीजों को शांत रूप से देखा, जैसे कि वह एक अजनबी था। बहुत बाद में उसने एक गहरी सांस ली। उसके दिल में कड़वाहट महसूस हुई। जब उसने क्यूई संघनन की पहली परत में कदम रखा था, तो उसे समझ का एक संकेत मिला। क्यूई संघनन के 3 चरणों के अनुसार क्यूई संघनन की पहली परत एक गेट की तरह थी। एक बार जब कोई गेट खोल देता है, तो वे खेती करने वालों के रैंक में प्रवेश कर सकते हैं और सांसारिक मामलों को छोड़कर खुद को दुनिया से काट लेते हैं। जब वे क्यूई संघनन की पहली परत में प्रवेश करते थे, तो हर कोई इसका अनुभव करता था। वह नहीं जानता था कि दूसरों ने इसे कैसे संभाला, लेकिन वह अपने माता पिता के प्यार को छोड़कर सभी सांसारिक मामलों को काट सकता था। एक आह के साथ वांग लिन ने अपनी कमीज झाड़ी और खड़ा हो गया। चमकी आंखों से उसने चारों ओर देखा और पहले से ही महसूस कर सकता था कि स्वप्न लोक में एक अंतर था। पहले की तरह वह यह नहीं बता सकता था कि उसके चारों ओर चमकती रोशनी के साथ कुछ अजीब था या नहीं, लेकिन अब वह उनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को चलते हुए महसूस कर सकता था। हालांकि वह सटीक हरकत नहीं देख सकता था, पहले की तुलना में वह एक अंधे आदमी की तरह था जो देखने में सक्षम हो गया था। देखते समय फाड़े जाने की अनुभूति फिर से दिखाई दी। हालांकि अभी भी दर्द था, यह बहुत कम था और अब ठंडा पसीना नहीं आता था। वांग लिन ने अपनी आंखें खोली। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया, थोड़ी देर सोचा और तुरंत लौकी खोल दी। जब उसने अंदर देखा, तो वह अब झरने के पानी को भरने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को देख सकता था। उसने एक मुस्कान छोड़ी। क्यूई संघनन की पहली परत तक पहुंचने के बाद वह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। उसने एक गहरी सांस ली। वांग लिन को अचानक लगा कि उसका शरीर चिपचिपा है और वह हंस पड़ा। क्यूई संघनन के 3 चरणों में इसका उल्लेख किया गया था कि क्यूई संघनन की पहली परत तक पहुंचने के बाद शरीर में गंदगी को बाहर निकाल दिया जाएगा। यह शरीर के परिवर्तन के लिए एक आवश्यक चरण था। वांग लिन ने अपना दरवाजा खोल दिया। बाहर अब दोपहर हो चुकी थी। उसके कदम तेज थे क्योंकि वह पूर्वी गेट से बाहर निकला और एक अनुप्रवाह स्थान पर पहुंचा। उसने अपने कपड़े उतारे और अपना शरीर धोने के लिए नदी में कूद गया। गहरा मैल बहुत चिकना था और उसे रगड़कर निकालने में बहुत समय लगा। धोने के बाद वह एक चट्टान पर लेट गया। उसे क्यूई संघनन के 3 चरणों में एक तकनीक याद आई। इसने आकर्षक बल तकनीक, अट्रैक्टिव फोर्स टेक्निक नामक एक अमर तकनीक का परिचय दिया। इसे सबसे बुनियादी अमर तकनीकों में से एक माना जाता था और इसका उपयोग तब तक किया जा सकता था जब तक कि कोई क्यूई संघनन की पहली परत तक नहीं पहुंच गया हो। हेंगयुए संप्रदाय ने 500 साल पहले झाओ देश को एकीकृत किया था। हालांकि इसमें गिरावट आई थी, फिर भी इसमें कई अमर तकनीकें थीं। प्रत्येक शिष्य को शास्त्र पुस्तकालय में भेजा जाएगा ताकि वे कई तकनीकों में से एक को चुन सकें, लेकिन अधिकांश बुजुर्ग तलवार खेती तकनीक की सिफारिश करते थे। तलवार खेती तकनीक पूरी खेती को तलवार पर केंद्रित करना था। हालांकि भविष्य में खेती मुश्किल होगी, यह शुरुआती दौर में बहुत शक्तिशाली थी और नियंत्रित करने में आसान थी। आकर्षक बल तकनीक उड़ने वाली तलवारों को नियंत्रित करने का आधार थी। आकर्षक बल तकनीक के अलावा क्यूई संघनन के 3 चरणों में 2 और तकनीकों को दर्ज किया गया था। वे फायरबॉल और पृथ्वी विभाजन तकनीक, अर्थ स्प्लिटिंग टेक्निक थे।
वांग लिन अब क्यूई संघनन की पहली परत तक पहुंच गया है और उसके पास पत्थर के मनके की शक्ति है। आपको क्या लगता है कि वह शास्त्र पुस्तकालय में कौन सी तकनीक चुनेगा? क्या वह तलवार खेती तकनीक लेगा या कुछ और?